आर्टिकल 14। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आर्टिकल 14 के बारे में, जो कि पार्ट 3 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू सिक्योर पॉलिटिकल फ्रीडम। ये पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करता है, सिक्योर पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करता है। सोशल एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात हम कहाँ पढ़ेंगे? डीपीएसपी में पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि सोशल एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करता है। सो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन मीन्स क्या हो गया? सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो वर्ड यूज किए गए, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। सो आर्टिकल 14 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, और इट एम्बॉडीज जनरल प्रिंसिपल इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है, बट ये प्रोहिबिट कर रहा है अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन को। यहाँ ये रोकता है अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करने से। सो हमने जो पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? इट इम्प्लाइज दैट एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, नो स्पेशल प्रिविलेज शुड बी गिवन टू एनी वन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन एक्सेट्रा। मीन्स ये क्या कहता है? इट इम्प्लाइज दैट एवरीवन शुड बी इक्वल, सारे लोग इक्वल होंगे, कानून के आगे सारे लोग बराबर होंगे। नो स्पेशल प्रिविलेज शुड बी गिवन टू एनी वन, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी टू एनी वन, किस बेसिस पे? कास्ट, सेक्स, रिलीजन। मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि ये किसी को स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं करता, कानून के आगे सब बराबर होंगे। जैसे आप कह सकते हो कि एक प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी एक हाई रेटेड पर्सन जो हाई रैंक में पोजीशन है जिसका वो हो, चाहे कोई भी हो, और एक नॉर्मल आदमी, सबके लिए कानून सेम होनी चाहिए, कानून इक्वल होनी चाहिए। दिस टर्म इज समवॉट नेगेटिव इन नेचर। ये क्या नेगेटिव इन नेचर है? कहीं ना कहीं ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। ये क्या डिमांड करता है? इट इज नेगेटिव डिमांड, ये नेगेटिव डिमांड करता है। फ्रॉम द स्टेट से क्या डिमांड करता है? नेगेटिव डिमांड करता है। नॉट टू मेक डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सिटीजन। अब आप बोलोगे क्या नेगेटिव डिमांड करता है? तो ये कहता है कि भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की ये बात करता है। बेसिकली क्या बात करता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की बात करता है, कि सबको इक्वल माना जाएगा, सबको इक्वल देखा जाएगा कानून के आगे। नो मैन इज अबव लॉ, एवरी पर्सन whatever is rank or state is equal in the eyes of law। जैसा कि मैं आपको पहले बताई, कोई भी कानून के ऊपर नहीं होगा, सारे लोग कानून के सबके ऊपर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, या ये कह सकते हैं कि सबके ऊपर जो भारत का कानून है वो सबके ऊपर बराबर लागू होगा। यहाँ कोई रैंक किसी चीज की बात नहीं की गई है। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में हमने क्या पढ़ा? इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इसमें सारे लोगों को इक्वल ट्रीट करना है। ये नेगेटिव अप्रोच करता है। क्यों? क्योंकि ये बात करता है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बेसिकली ये आपको कुछ ना करने की बात कर रहा है इसमें। ओके, अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पर आते हैं। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट मीन्स लाइक शुड बी ट्रीटेड alike, it should be like to be treated alike, the state cannot treat unequal as equal। so यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, ये 14th अमेंडमेंट ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो लाइक है, ठीक है, जो लाइक मीन्स बराबर का, ये कहता है बराबर ट्रीट करो, पर जो बराबर नहीं है उन्हें इक्वल ट्रीट मत करो। मीन्स डिस्क्रिमिनेशन यहाँ जरूरी है, बट नॉट आर्बिट्ररी,
इट शुड बी रीजनेबल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या कहता है कि आर्बिट्ररी ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो होगा, यहाँ कहता है डिस्क्रिमिनेशन करो, किस आधार पर, वो आर्बिट्ररी नहीं होने चाहिए। वो किस आधार पर करना होगा आपको डिस्क्रिमिनेशन? रीजनेबल क्लासिफिकेशन पे के आधार पर। अब ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन वर्ड है, ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ मैं, क्लासिफिकेशन। सो ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन वर्ड जो है, ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे ही होने चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे ही होने चाहिए, ठीक है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब होता है इंटेलिजेंट रीजन फॉर क्लासिफिकेशन। अब इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? तो इसको समझने के लिए मान लो एक स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 क्लास के बच्चे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10। अब इनको सेम प्रॉब्लम दे दिया गया है, मतलब सेम क्वेश्चन पेपर दी गई है। क्या सारे क्लास के बच्चे इक्वल स्कोर करेंगे? इज इट पॉसिबल कि जो 5 क्लास का बच्चा जो सॉल्व कर रहा है वही 10 का बच्चा कर रहा है? तो क्या दोनों का माइंड लेवल सेम होगा? नहीं। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है। ओके तो यहाँ वही कह रहा है, इट एम्स टू इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड इक्वल सर्कमस्टांसेस। इक्वालिटी तभी जरूरी है जब सर्कमस्टांसेस इक्वल हो। मीन्स जैसे कह सकते हैं, मान लो एक रेस है, या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति और एक अपाहिज व्यक्ति, दोनों को एक रेस में दौड़ाया जाए, तो क्या ये तो नॉर्मल है कि वो जीतने वाले कौन होंगे? जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, जो दोनों पैरों से अपने खड़े हो सकते हैं। बट जो एक अपाहिज व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उनकी हारने की चांसेस ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे कह रहा है कि इट एम्स इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, लोगों की इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की बात की गई है। कब? इक्वल सर्कमस्टांसेस में। इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर एंड इट डिमांड्स पॉजिटिव एक्शन, ओके, फ्रॉम स्टेट टू ब्रिंग ऑल सिटीजन ऑन इक्वल फुटिंग। ये क्या कह रहा है? ये क्या है? पॉजिटिव इन नेचर है। मीन्स ये पॉजिटिव इन नेचर है, और ये डिमांड भी क्या कर रहा है? पॉजिटिव एक्शन। मीन्स ये डिमांड कर रहा है इक्वल प्रोटेक्शन दो, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन करो, क्योंकि यहाँ ज़रूरी है करना। स्टेट टू ब्रिंग ऑल सिटीजन ऑन इक्वल फुटिंग, ओके। It required that government should make special provision for protection and advancement of disadvantaged section of the society। अब जो हमारी सोसाइटी में वीकर सेक्शन है, ठीक है, जो वीकर सेक्शन है, उनके लिए हम स्पेशल लॉ, स्पेशल प्रोविजन बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, ताकि वो वीकर सोसाइटी के अंदर ना आए, ठीक है, उनको एडवांटेज मिले कुछ, ताकि यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल प्रोटेक्शन सबके लिए हो, इक्वल यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का यही कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। सो इक्वल प्रोटेक्शन मीन्स क्या हो गया? ये लॉ यूनिवर्सल एप्लीकेशन की बात नहीं करता, ठीक है। मान लो एक घर में 2 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा दोनों है, सब कुछ उनके लिए इक्वल है, मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट दी जा रही है। क्या दोनों का एजुकेशन इक्वल होगा? क्या दोनों के फूड या खाना पीना, जो उनके नेसेसरी, जो उनका खाना पीना कह सकते हैं, जो उनको फूडिंग आइटम दी जा रही, क्या दोनों की सिमिलर होगी? नहीं, उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करना होगा। इसीलिए यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यही यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यही बात करता है। रूल ऑफ लॉ, दिस कॉन्सेप्ट was introduced by A.B. Dicey, ठीक है। It was that no man is above the law and that every person, whatever be his rank or condition, is subject to the jurisdiction of ordinary courts, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का ये जो कॉन्सेप्ट है A.B. डाइसी ने दिया था। यहाँ पे इन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है, और एंड दैट एवरी पर्सन व्हाटएवर बी हिज रैंक, अगर वो किसी भी रैंक के, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। सो प्रोफेसर ए.बी. डाइसी गेव 3 मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ के 3 मीनिंग इन्होंने दिए। एक क्या दिया? फर्स्ट इन्होंने एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर और सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, सबसे पहले दिया सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ में क्या कहा? इट मीन्स दैट
absolute supremacy of law as opposed to the arbitrary power of the government. In other, a man may be punished for a breach of law but can't be punished for anything else. यहाँ पे जोर दी गई सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के बारे में बात की गई और इसी पे जोर दी गई कि कानून सबसे ऊपर है, ठीक है। स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से प्रोटेक्शन दी गई। यहाँ पे बात की गई अगर कोई भी ब्रीच ऑफ लॉ करता है तो ये उसके लिए वो पनिश किया जाएगा, ना कि किसी और कारण के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट उन्होंने क्या दिया, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट मीन्स सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस टू द ऑर्डिनरी लॉ एंड लॉ ऑफ लैंड कोर्ट्स। दिस मीन्स दैट नो वन इज एबव लॉ, ऑल आर इक्वल। यहाँ पे इक्वल इन आई ऑफ लॉ बोल रहा है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, नो वन एबव लॉ, ऑल आर इक्वल इन आई ऑफ लॉ, कोई कानून के ऊपर नहीं है, सारे कानून के आगे समान है। अब ये तीसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया, प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। सो इसमें क्या कहा, ये प्रिंसिपल, ये देखो क्या, राइट शुड बी सिक्योर्ड मोर एडिक्वेटली इफ दे वेयर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स रादर देन जस्ट बीइंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। सो ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑर्डिनरी लॉ से आया है। रियल सोर्स क्या है, राइट ऑफ इंडिविजुअल का, रियल सोर्स राइट ऑफ इंडिविजुअल का वो कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रियल सोर्स राइट ऑफ इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो सारे रूल है जो डिफाइन और इन्फोर्स कोर्ट से होते हैं, ठीक है। ये जो आपने ये जो प्रीडोमिनेंस वाला प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये बेसिकली इंडिया में इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। सॉरी, इन्फोर्सेबल नहीं कह सकते, इंडिया में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके रूल ऑफ लॉ का ये फर्स्ट पार्ट, आर्टिकल 14 का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में ओनली रिलेटेड टू केसेस होंगे, केस लॉ वगैरह डिस्कस करूंगी मैं, ये सिर्फ ओनली फॉर सेक्शन